अमित मौर्य, आपसे टिप्पणी चाहता हूं, आपकी टिप्पणी चाहता हूं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जमीन पर चल रही हैं इन दोनों यानी अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमक खाया है, हमारा नमक खाया है, मोदी का नमक खाया है, इसलिए मोदी को वोट देंगे, इस पर क्या कुछ कहते सुने गए लोग? क्योंकि अब पैकअप हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। अब कल जो है चुनाव प्रचार का आखिरी समय है, कल आखिरी दिन है, उसके बाद 7 तारीख को मतदान और उत्तर प्रदेश चुनाव भी समाप्त। क्या कुछ सुन रहे हैं आप, क्या कुछ देख रहे हैं आप अमित मौर्य जी? जी राजू जी, देखिए आज प्रधानमंत्री जी का रोड शो था और अखिलेश यादव को अभी 8 बजे रात से है। प्रियंका जी और राहुल जी भी, सब जितने भी बड़े नेता हैं सब यहाँ कैंप किए हुए हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम का जो रोड शो हो रहा है, तो रोड शो में भाई प्रधानमंत्री हैं, उनको देखने के लिए भीड़ यूं ही चली आती है, क्योंकि उनमें एक अभिनेता की भी झलक है। नेता तो है ही नहीं, तो जैसे अभिनेता अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, हीरो आते हैं तो पब्लिक यूं ही चली आती है देखने के लिए। तो देश ने अभिनेता प्रधानमंत्री चुना है, तो अभिनेता को देखने लोग चले आते हैं, अगल बगल के जिलों से भी लोग आ जाते हैं देखने के लिए। अगर भीड़ के पैमानों को देखा जाए तो अगर भीड़ से सरकार बनती तो मायावती कभी सरकार से बाहर नहीं जाती। आज भी मायावती की रैली में इतनी भीड़ होती है जो किसी की रैली में भीड़ नहीं होती, ये जान लीजिए। प्रियंका गांधी भी रैली करती हैं तो उनके भी सभा में लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन भीड़ की उपस्थिति वोटों में तब्दील कितना होगी, ये तो गिनती के बाद पता चलता है कि भाई भीड़ किसके साथ थी। और देखिए 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो सब लोग, यहां तक कि मैंने भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, पहली बार मान लगा, उसके बाद 2 साल बाद लगा कि अंगूठा काट के जो फेंक दूं, ऐसा गलती क्यों कर दिया मैंने। सब लोग भावनाओं में बह गए, हमारे घर से भी पड़ा वोट। 2 साल के बाद समझ में आ गया यार ये तो क्या हो गया, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बहरहाल 2014 तो बीत गया, उसके बाद 2017 आया। 17 में भी ये बहेलिया की तरह जाल फेंक दिए, बनारस में आके शिकार कर लिए वोटों का। 19 आया, फिर जाल फेंका, फिर शिकार करने में सफल हो गए। अब 22 आ गया, इस बार बहेलिया के जाल में पंछी नहीं फंसेगा बनारस का। बहेलिया 3 बार जाल फेंका, तीनों बार जो है फंस गए पंछी बनारस के, वोटों कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप देखिए अखिलेश यादव के चेहरे पर जो आत्मविश्वास झलक रहा है और भाजपा के बड़े नेताओं के चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है। वो भले हाथ नचा के बोले, योगी जी बोले, मोदी जी बोले, तो लेकिन आत्मविश्वास मतलब कमी चेहरे से झलक जाती है। चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत चीज बताता है कि आप कितने खुशदिल हैं, कितने नाराज हैं। तो जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो अखिलेश यादव के मुकाबले इन लोगों का चेहरे का ग्लो तो खत्म हो गया है, समझ लीजिए। अब आइए नमक की बात पर। तो रोटी, कपड़ा, मकान देश की जनता का मूलभूत अधिकार है। हमारे पास पहले रोटी का अधिकार चाहिए, कपड़े का अधिकार चाहिए, उसके बाद शिक्षा का नंबर आता है, क्योंकि अगर आप भूखे रहेंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो जो भी आम जनता को फ्री में सुविधा दिया जा रहा है, भाई भीख क्या है, उसको स्वावलंबी बनाइए ना। उसको अगर पब्लिक शिक्षित, अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो रोजगार, नौकरी तो उसके कदम चूमेगी ना। ये तो आप भीख देके उसको मतलब और निकम्मा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक नमक की बात है तो टैक्सेशन का पैसा है ना, मोदी जी के घर का पैसा नहीं है, उनके घर की तिजोरी में से पैसा नहीं आया है। ये भारत के 125 करोड़ जनता टैक्स पेयर है। और मैं समझता हूं कि एक अगर जो आदमी टैक्स पूरे भारत की जनता को मैं इसलिए टैक्स पेयर बता रहा हूं क्योंकि एक गरीब आदमी सलाई भी खरीदता है, जो सलाई चलता है तो खरीद रहा है, तो उस पर भी उसको टैक्स वो पे कर रहा है। भले इनकम टैक्स पे ही में कुछ % है हमारे देश के, लेकिन जो भी सामान गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी परचेज करता है, जो जैसे मान लीजिए कोई रिक्शा चालक है, कोई ट्राली चालक है, तो भी वो सामान परचेज कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर टैक्स है, वो सामान खरीद रहा है, तो वो भी टैक्स पेयर माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि टैक्स पेयर नहीं माना जाएगा। तो जनता की पैसा को, उनके कुछ सामान आप दे रहे हैं तो उसको भी कह रहे हैं कि मोदी का नमक खाया है। अरे भाई ये कहां से, ये तो समझ लीजिए कि इतनी जो घटिया शब्द है, इससे घटिया शब्द कोई हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना
कि पहले कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अब क्या है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। कुछ भी 2 केला बांटेंगे या फोटो ऐसा खिंचा देंगे कि पूरा लगा कि गरीबों के लिए पूरा एकदम दावते वलीमा कर दिया। जो अब नेकी का दरिया में डाल रही नहीं गया है। अब एक चीज और, आपका औरंगजेब वाले बात पे आ रहा हूं। तो औरंगजेब भाई, लाल कृष्ण आडवाणी के दत्तक पुत्र कौन था? नरेंद्र मोदी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो उसी समय इनका काम तमाम कर दिया होता 2002 के दंगों के बाद, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी एक पिता की तरह छत्र छाया लेके इनको बचा ले गए। तो अगर अखिलेश यादव के लिए कहा जा सकता है कि वो अपने पिता को नहीं हुए तो उनको औरंगजेब का संज्ञा दे सकता है, तो जो अपने दत्तक पुत्र जो लाल कृष्ण आडवाणी, उनके एक तरीके से वो भी पिता थे, तो औरंगजेब इनको क्यों ना कहा जाए कि लाल कृष्ण आडवाणी की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर औरंगजेब की तुलना अगर कोई अखिलेश यादव का मुलायम सिंह के संबंधों को लेकर कर रहा है, तो लाल कृष्ण आडवाणी भी तो उनके पिता जैसे थे। उनको राजनीति में खड़ा किसने? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आऊंगा, फिर से आऊंगा और बहुत सारी बातें करनी है हमारा और भी। अमित मौर्य जी, डमरू की आवाज सुनाई नहीं दी आपको? आराम से बैठे हैं, क्या कहेंगे डमरू से लेकर नमक तक? देखिए, चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में वो गए हैं और चूंकि काशी धर्म और आस्था की नगरी है और बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के श्रृंगार में एक हाथ में डमरू भी रहता है, तो भाई अभिनेता का काम क्या है? नया नया एक्टिंग करना, नया नया इजाद करना, कुछ ऐसा करना कि जो काशी वासियों की आस्था से जुड़ जाए, काम चल जाए। तो ये डमरू हाईटेक नौटंकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और नमक की बात पर जयशंकर जी ने जैसा कहा कि लोगों को निकम्मा बनाने का प्रयास आपका जारी रहेगा। आप शिक्षा पर कोई बात नहीं करते, जो कि शिक्षा मास्टर की है। आप उसी जिस माता का आप वीडियो देख रहे थे, आप उसका पता करवाए होते, उसके घर की स्थिति क्या थी, उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा का प्रबंध करा दिए होते, तो उसके जीवन में कुछ सुधार आता। तो ऐसा तो कुछ ये करेंगे नहीं। ये 56 इंच की छाती है नहीं, केवल 56 इंच का जीभ है। एक कहावत है बहुत पुरानी, ये मुंह जो है मिठाई भी खिलाता है, यह मुंह भी पिटाई भी कराता है। तो अब इनका जबान, समय आएगा, राहुल गांधी की बात बहुत जल्दी सच होने वाली है कि जब वे जाएंगे तो लोग लाठी लेके दौड़ाएंगे। देखिए, जब ऐसा कुछ होगा भाई, ज्वालामुखी क्यों फटता है? जब ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा चलता है, तो उस लावे के संपर्क में जो भी आता है उसका अस्थि पंजर कुछ पता नहीं चलता। उबल रहा है, अभी फटेगा तो निश्चित ही, ये जान लीजिए। क्योंकि इनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, जैसे देश में मध्यम वर्ग ही समाप्त हो जाएगा कुछ दिन बाद, केवल उच्च वर्ग रहेगा और निम्न वर्ग रहेगा। मध्यम वर्ग की हालत तो समझ लीजिए इतनी खराब है इस समय कि क्या बताया जाए। मतलब किसी मध्यम वर्गीय परिवार से आप कभी जाके प्रोग्राम बैठे चर्चा करिए तो आपको समझ में आएगा नहीं कि वास्तव में कहां पर है आदमी। और जहां तक माता से प्रेम की बात है, अमित जी, एक सवाल, चूंकि आज पूरा का पूरा बनारस जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चूंकि वहां हैं, और वहां क्या स्थिति है, जरा आपसे, आपकी नजरों से हम भी देखना चाहते हैं कि आज क्या कुछ रहा। इस वक्त जब प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे थे वो विजुअल तो हमने दिखाया, और इससे पहले मिर्जापुर में वो भाषण दे रहे थे जहां मां से नमक की बात कर रहे हैं और नमक का कर्ज मोदी कभी नहीं भूलेगा और जिंदगी भर चुकाएगा, ये डायलॉग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से हम लोग सुन रहे थे चुनावी मंच से। लेकिन अब जबकि वहां हैं, यानी वाराणसी में हैं जहां आप भी हैं, क्या कुछ आज माहौल रहा, जरा ये समझना चाहते हैं आपकी नजरों से, आपकी जुबानी, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है? जी, मैं आपसे बता दूं कि देखिए, कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री का रोड शो कल ही, मतलब कार्यक्रम पहले ही पता चल गया था सबको। तो तमाम, जैसे हम किसी बड़े नेता का कार्यक्रम होता है तो अगल बगल के जिलों से भी लोग आ जाते हैं उनको देखने के लिए। जैसे बनारस से कुछ दूर चंदौली है, वहां से लोग आ गए।
मिर्जापुर है 1 घंटे का रास्ता, वहां से लोग आ जाते हैं। गाजीपुर 1 घंटे का रास्ता है, वहां से लोग आ गए। जौनपुर से कुछ लोग है, वहां के लोग आ जाए। जो भीड़ थी वो सिर्फ लोकल जिले की, एक ही जिले की भीड़ नहीं थी। क्योंकि भाई मोदी का कद है, लेकिन अब यही रैली क्यों नहीं की है इस बार? क्योंकि रैली में कुर्सी खाली दिख जाती तो बहुत बेइज्जती हो जाती। क्योंकि वो तो माहौल बनाने 2017 में माहौल बनाए, तो उनको लगा कि फिर काम चल जाएगा। और भाई हम बताए ना कि भाई एक बार जाल फेंके फंसे, 2 बार जाल फेंके फंसे, 3 बार जाल फेंके फंसे, अब चौथी बार जाल फेंकने आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि जान लीजिए कि पिछली बार 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना प्रतीत हो रही है, क्योंकि शहर दक्षिणी का इतिहास इस बार बदलने जा रहा है। सेवापुरी में सुरेंद्र पटेल जी जमीनी नेता रहे हैं। अजय राय का भी पिंडरा क्षेत्र में एक तरीके से वही बाहुबली छवि उनकी भी है, रॉबिन हुड वाली, मरनी करनी दवाई इलाज सब वो करते रहते हैं क्षेत्र में। तो पिछली बार भाई सुनामी थी तो उनका नहीं लगा, इस बार वो भी चला जाएगा। टी राम जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। शहर की जो सीट है, एक कैंट है और एक उत्तरी विधानसभा है। तो उत्तरी विधानसभा में चूंकि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट हैं और रविंद्र जायसवाल 3 बार से मतलब मिनिस्टर 2 बार 3 बार से लगातार यहाँ सिटिंग है। तो चुनाव अगर हिंदू भाई मुसलमान है, बहुत लोग का जैसे कि यादव जी ही मिले थे, कट्टर थे, कट्टर सपाही है, लेकिन बोले हमारे मेहरारू का था कि हम मियाँ के वोट न दे। तो ऐसी मानसिकता है। अब निश्चित रूप से, लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री की गरिमा 17 में जो बड़ी थी कि 8 की 8 सीट ले गए, बगल की सीट का प्रभाव पड़ा, मिर्जापुर प्रभाव पड़ा, वाराणसी केंद्र बिंदु मानते हैं तो अगल बगल 8-10 जिले प्रधानमंत्री की छवि का प्रभाव पड़ा था 2017 में। 2017 में चुनाव बीजेपी की सुनामी की बहुत सी कारणें थी। मैंने पहले भी कह चुका कि मैंने पहले भी बताया है कि प्रधानमंत्री का कहना था कि ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, सारे लोग आए, पूरा ओबीसी समाज चल गया, सुनामी आ गई, तो सरकार बन गई। लेकिन 5 साल के दौरान जो जनता ने दंश झेला है, देखिए कुछ लोग तो सत्ता के साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे, लेकिन जो मास है, जो मध्यम वर्गीय परिवार झेला है, जो निम्न वर्गीय परिवार झेला है, इनके कुशासन को वो निश्चित रूप से अपना जवाब सिर्फ बटन दबा के ही देगा। जी जी राजीव जी। और यही समझना भी हम चाह रहे थे कि आखिर जो वाराणसी और आसपास के जो सीटें हैं उस पर क्या कुछ है, क्या गणित चल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है। बहुत विस्तार से आपने बताया, बहुत धन्यवाद अमित जी। एक बार पुष्परंजन जी आपके पास